हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से यह जो टॉपिक है इससे करीब करीब 4 या 5 क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसको ठीक से ढंग से समझते हुए चलना है, तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाकर चलना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए इंग्लिश का यदि सिलेबस है तो एक्टिव पैसिव से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरी हर एक अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस दोस्तों, यह हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम बेसिक रूल्स वगैरह पढ़कर चलेंगे। पैसिव के असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। इसके बाद में हम मॉडल पढ़ के चलेंगे कि मॉडल वाले एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं और इसके बाद में हम टू इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, वे सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस होते हैं। पैसिव वॉइस वे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। इसका जस्ट अपोजिट है, जहां पर ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होगा वहां पर पैसिव सेंटेंस होगा और जहां पर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होगा वहां पर एक्टिव सेंटेंस होगा। जैसे ही टीचेज मी, यहां पर ही सब्जेक्ट है हमारा। आई एम टॉट बाय हिम, यहां पर मी को आई में कन्वर्ट किया गया है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई लिखी गई है। अर्थात दोनों ही सेंटेंस एक ही अर्थ देते हैं लेकिन इनको बोलने का तरीका, कहने का तरीका, प्रकट करने का तरीका अलग हो जाता है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट प्रधान है और सेकंड वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रधान है। अब देखते हैं नीड टू मेक पैसिव सेंटेंस। हमें पैसिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? टू हाईलाइट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में हाईलाइट करते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देकर सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा है इफ वी डोंट नो अबाउट डूअर, यदि सेंटेंस में हमें कर्ता के बारे में पता नहीं होता है कि कार्य किसने किया है, एक्शन किसके द्वारा किया गया है, तो भी हम पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। वस्तु, चीज, फसल, अनाज, धातु के मिलने, उत्पादित होने या पाए जाने के लिए भी हम पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। फोर्थ है ऑफिशियल राइटिंग में। ऑफिशियल राइटिंग में कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो पैसिव में ही बनाए जाते हैं। हम देखते हैं नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। समवन किल्ड टू पर्सन्स, यहाँ ये एक्टिव सेंटेंस है जिसमें समवन यहाँ पर अननोन पर्सन है, अर्थात हमें पता नहीं कि एक्शन किसके द्वारा किया गया है। इफ वी डोंट नो अबाउट डूअर, हमने पढ़ा है कि इफ वी डोंट नो अबाउट डूअर, ऐसी कंडीशन में भी हम पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे? टू पर्सन्स वर किल्ड, इस प्रकार से हम इसका पैसिव बनाकर चलेंगे। माइका इज फाउंड इन राजस्थान, यहां पर माइका एक धातु है या एक खनिज है जो राजस्थान में पाया जाता है। तो हमने पढ़ा कि कोई वस्तु, कोई फसल, कोई धातु यदि कोई पाई जाती है, उत्पादित होती है, तो उसका सेंटेंस भी हम पैसिव सेंटेंस में बनाते हैं। यू आर नोटिस्ड दैट, यू आर ट्रांसफर्ड, ये ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल राइटिंग में हम ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं चेंजेस इन मेकिंग पैसिव वॉइस, कि एक्टिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या क्या नियम फॉलो करने होते हैं, क्या क्या बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलिए सीखते हैं इन रूल्स को। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तीसरा है सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम यहां करेंगे और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, हम वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव में बदलती है तथा ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव में बदलती है। यह भी हमें ध्यान रखना है कि प्रोनाउन की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बदलती है। नोट, यदि वाक्य में प्लेस, टाइम, मैनर हो तो वह ऑब्जेक्ट ना होकर एडवर्ब होता है। यह ध्यान रखना है हमें कि यदि वाक्य में कोई प्लेस, टाइम या मैनर दे रखा है, अर्थात एडवर्ब दे रखी है, तो हम उससे एडवर्ब से पैसिव नहीं बना सकते।
हमें पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट होगा तो ही हम उस सेंटेंस का पैसिव बना पाएंगे। जैसे ही राइट्स ब्यूटीफुली, यहां पर हमें दिया हुआ है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या है? एक एडवर्ब है, मैनर है, कार्य करने का तरीका है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, केवल एडवर्ब है, इसलिए पैसिव नहीं बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ही हम इसका पैसिव बनाएंगे। यदि यही सेंटेंस होता ही राइट्स ए लेटर ब्यूटीफुली, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है ए लेटर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों आ रही हैं, इसलिए यहां पर हम पैसिव बना सकते हैं। अब बात करते हैं चेंजेज इन प्रोनाउन, कि हमने यह सीखा कि प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव हो जाएगी और सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। तो यहां पर एक लिस्ट दी हुई है। सब्जेक्टिव फॉर्म है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये कन्वर्ट हो जाएंगी ऑब्जेक्टिव में। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है और इट का इट ही रहता है। और यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी हुई है तो मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा और इट का इट रहेगा। ये आपको प्रोनाउन संबंधित नियम ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चेंजेज इन टेंसेज। टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी ये लिस्ट दी हुई है आपके सामने, इस लिस्ट को आपको रट लेना है, समझ लेना है और कैसे भी करके इस लिस्ट को याद करना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यह लिस्ट बहुत ज्यादा काम में आती है। देखते हैं, एक तरफ एक्टिव सेंटेंस के टेंस लिखे हुए हैं और एक तरफ पैसिव में जो बदलेंगे हम जिस टेंस में, वह लिखा हुआ है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस है या डू डज है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। और यदि इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो यहां पर हम इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आईएनजी जहां पर होगी वहां पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हैज हैव के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि दी हुई है तो आपको हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यहां पर हैज हैव के बाद में बीन, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया हुआ है तो हम उसे वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। और वाज वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम यहां करेंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर एक्टिव सेंटेंस में आपको दी गई है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। शैल या विल, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। फ्यूचर टेंस में शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। फिर कंटिन्यूअस में शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको दी हुई है तो शैल विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। फिर है शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि दी हुई है तो आपको शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। फिर है शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार से ये तीनों टेंस आपके सामने दिए हुए हैं, किस प्रकार से आपको एक्टिव में दिया हुआ होगा और उसको किस प्रकार से आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। एक चीज इसमें कॉमन है कि मेन वर्ब की जो फॉर्म है वह थर्ड फॉर्म का ही यहां पर प्रयोग हो रहा है, चाहे कोई भी टेंस हो, यहां मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस सम्मिलित होते हैं।
ही लाइक्ड ए स्नेक, यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ए स्नेक यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पहला हमारा नियम था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा ए स्नेक है, ए स्नेक को हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। अब किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जो टेंस चेंजिंग वाले रूल हैं उनमें हम देख सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलेगी, वाज या वर में बदलेगी। अब हमारा सब्जेक्ट है ए स्नेक, ए स्नेक के साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहां लिखनी है किल्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर बाई लगाकर हम सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई प्रीपोजिशन हमने लगाया, फिर यहां पर हमारा सब्जेक्ट था ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम का प्रयोग हमने यहां कर दिया। बस इतना सा ही आपको बेसिक पैटर्न ध्यान रखना है, पैसिव आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा यदि आपको इतना भी समझ में आ गया तो। अगला सेंटेंस है ही बीट्स मी, यहां पर भी ही सब्जेक्ट है, बीट्स यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मी यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब मी को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई हो जाएगा। अब यहां पर हमें देखना है कि बीट्स है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यह बदलती है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब यहां पर आई सब्जेक्ट हो गया तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, बीट का है थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी, बाई प्रीपोजिशन लगाकर हम ही का हिम बना देंगे। शी इज राइटिंग लेटर्स, यहां पर शी सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है और लेटर्स हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे लेटर्स। अब लेटर्स के साथ में हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। यदि एक्टिव में हमें इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है लेटर्स, लेटर्स प्लूरल है, अपने आप में बहुवचन है, इसलिए हम यहां पर आर का प्रयोग करेंगे। आर आईएनजी के लिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीई आईएनजी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटन, बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और शी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे हर। इस प्रकार से यह सेंटेंस बन जाएगा लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हर। ये आपको बेसिक पैटर्न ध्यान रखना है, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसिव वॉइस में। कुछ और एग्जांपल है, इनको सोल्व करते हैं। द प्रिंसिपल रीड द फाइनल रिपोर्ट, यहां पर जो रीड वर्ब आई है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि रीड की तीनों ही फॉर्म रीड होती हैं। अब पहचान करने के लिए ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल हमारा यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो यहां पर रीड ना होकर रीड्स होता, इसमें एस लगा हुआ होता। अगर एस लगा हुआ नहीं है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है कि अगर थर्ड फॉर्म होती तो हैव या हैड इससे पहले आता, इसलिए ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म किस में बदलेगी, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहां पर देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट है द फाइनल रिपोर्ट वाज रीड बाय द प्रिंसिपल। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यहां पर भी डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म है, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ही प्लेज क्रिकेट डेली, प्लेज यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें एस आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यहां पर क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड का बाय हिम। ही इज प्लेइंग चेस, ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो हम इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चेस इज बीइंग प्लेड बाय हिम। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, यहां पर भी ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर नॉट का भी प्रयोग हो रहा है। ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, यहां पर नॉट का प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। आई हैव नॉट कॉल्ड यू, यहां पर भी नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव बन जाएगा यू, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यू को सब्जेक्ट में बदलेंगे यू। अब यू के साथ में हैव में हैव का प्रयोग करते हैं, अब यू के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में नोट को लिखेंगे और हैज हैव जहां आता है वहां पर हम बीन लगाते हैं पैसिव वॉइस में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं कॉल्ड, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाकर हमने आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग कर दिया मी। तो इस प्रकार सेंटेंस हो जाएगा यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय मी।
यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो तो पहली वाली से पहले नोट आता है। यहां पर देखिए दोनों ही सेंटेंस में हैव के बाद में नोट आया है और ऊपर वाले में सेंटेंस में इज के बाद में नोट आया है। यहां पर इज और बीइंग और यहां पर हैव और बीन, इन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग हुआ है, अर्थात पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग होगा। अब देखते हैं पेसिव से एक्टिव। ये तो हमने पढ़े थे एक्टिव से पेसिव, अब पेसिव से एक्टिव भी हमें पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, पेसिव देकर एक्टिव पूछ लेता है, एक्टिव देकर पेसिव पूछ लेता है। द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय अनीता, यहां पर बाय अनीता लिखा हुआ है, इसका मतलब अनीता हमारा सब्जेक्ट है और द क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको एक्टिव में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे अनीता। अब हमें देखनी है वर्ब, वर्ब है हमारी आर बीइंग वॉश्ड, अर्थात ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। अनीता, अनीता के साथ में इज का प्रयोग करेंगे और आईएनजी फॉर्म वॉशिंग ऐसे कैसे लिख देंगे, और आईएनजी फॉर्म वॉशिंग लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्लोथ्स, अनीता इज वॉशिंग द क्लोथ्स, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। द डोर वॉज पेंटेड बाय राहुल, यहां पर भी आपको क्या करना है, राहुल सब्जेक्ट है, राहुल पेंटेड द डोर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहां पर। आई एम टॉट बाय अनिल, ये क्या है, ये भी एक पेसिव का सेंटेंस है। अनिल टीचेज मी, यहां पर इज एम आर आ रहा है, इसलिए हमने अनिल टीचेज मी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। टी इज टेकन बाय माय फादर, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है इज टेकन दिया हुआ है, अर्थात यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं। माय फादर टेक्स टी, ये एक्टिव सही हो जाएगा इसका, ये इसका एक्टिव पेसिव, ये इसका एक्टिव सेंटेंस बन जाएगा। द फैन वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, यहां पर द मैकेनिक सब्जेक्ट है और फिर वाज रिपेयर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म से बनेगा, सेकंड फॉर्म है इसकी रिपेयर्ड, द मैकेनिक रिपेयर्ड द फैन, फैन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नियम काम कर रहा है वह टेंसेज का ही है, कि टेंसेज वाला रूल आपको ठीक से समझना है, उस पूरी टेबल को ठीक से याद करना है, ठीक से समझना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, 2-3 बार आप उसको रिपीट करके देखोगे तो आपको वो टेबल समझ में आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे द रूम, आगे डैश डैश कर दिया, अब आपको सुटेबल वर्ब का प्रयोग करना है। द रूम डेकोरेटेड, यह नहीं कर सकते क्योंकि रूम अपने आप डेकोरेट नहीं होता है, रूम को डेकोरेट किया जाता है, क्योंकि यहां पर हमें डूअर का पता नहीं है, सब्जेक्ट का पता नहीं है। हमने यही सीखा था कि पेसिव की जरूरत क्यों पड़ती है, जब हमें सब्जेक्ट का पता नहीं हो। तो यहां पर रूम के साथ में डेकोरेटेड नहीं आएगा, ये पेसिव का सेंटेंस है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा है वाज डेकोरेटेड, ये हमारा सही हो जाएगा, डेकोरेट्स भी नहीं होगा, इज डेकोरेटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही जो है, पहला, तीसरा और चौथा, ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब हैं। पेसिव की हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, वाज डेकोरेटेड। दूसरा है सी ब्लैंक द गेस्ट रूम, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा सी दिया हुआ है, हमें डूअर का पता है, इसका मतलब ये एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और एक्टिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की सुटेबल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है, इज क्लीन्ड, ये तो पेसिव की फॉर्म होती है, इज बीइंग क्लीन्ड, ये भी पेसिव की फॉर्म होती है, वाज क्लीन्ड, ये भी पेसिव की फॉर्म होती है। यहां पर एक्टिव फॉर्म क्या होगी, यहां पर थर्ड ऑप्शन में इज क्लीनिंग, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए यहां पर इज क्लीनिंग का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल और देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड इट, इट हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, यहां पर हैज हैव आ रहा है, तो हैज हैव के साथ में हम बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। द टीचर हैज कॉल्ड द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन कॉल्ड बाय द टीचर, यहां पर हैज हैव दिया हुआ है तो बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। I had completed it, it had been
कंप्लीटेड बाय मी। यहां पर हैड दिया हुआ है और हैड के बाद में भी बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आई हैड ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंस देखिए, यहां पर दोनों दो हैड दिए हुए हैं। हैड का मतलब यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पर देखना, आई हैड, जो पहला हैड है वह हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो ये कैसे बनाएंगे? ब्रेकफास्ट यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। हैड यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे और फिर हैड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है सेंटेंस में, तो हैड की थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, वो हम लिख देंगे। फिर बाय लगाकर हम आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे। ब्रेकफास्ट हैड बीन हैड बाय मी। अब बात करते हैं दो ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव पैसिव सेंटेंस। ऐसे एक्टिव सेंटेंस भी होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं और दोनों से ही हम पैसिव बना सकते हैं। देखते हैं, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब से दो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट क्या, हुम किसको या किसे। वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि क्या, और हुम किसे, क्या और किसे। इन दोनों से हमारे ऑब्जेक्ट बाहर निकल कर आते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट? दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हमारे यहां पर बाहर निकल के आते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम निर्जीव भी कह सकते हैं। यदि हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं क्या, तो डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आता है। होम से यदि हम क्वेश्चन करते हैं किसे, तो फिर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल कर आता है जो कि सजीव होता है, किसी भी पर्सन के लिए आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी थिंग के लिए आता है। नोट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने की बात है कि यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, वैसे तो हम पैसिव दोनों से बना सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। नीचे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको देखते हैं हम। रोहित गेव मी ए बुक। इस सेंटेंस में देखिए दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, मी ए बुक। यहां पर मी तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये सजीव है, ए बुक यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। मी को हमने कन्वर्ट कर दिया आई में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब गे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में हमने वाज का प्रयोग कर दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की गिवन कर दी, आई वाज गिवन। अब ए बुक को हमने ऐसे कैसे लिख दिया? अब आई वाज गिवन ए बुक, बाय लगाकर, प्रीपोजिशन बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट रोहित को ऐसे कैसे लिख दिया? तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बन गया है। आई वाज गिवन ए बुक बाय रोहित। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं। ए बुक हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक। वाज वर्ब उसी तरह लगेगा, बुक के साथ में वाज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन आ जाएगी। लेकिन अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी लिखने से पहले हमें सुटेबल प्रीपोजिशन लगाना होगा, और गिव अपने साथ में टू लेती है, टू प्रीपोजिशन लेती है। ए बुक वाज गिवन टू मी, बाय लगाकर फिर हमने सब्जेक्ट रोहित को ऐसे कैसे लिख दिया। इस प्रकार से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बन गया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस और देखते हैं। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। ये एक्टिव का सेंटेंस, यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले बनाते हैं मी से। मी को कन्वर्ट करेंगे आई में। आस्क वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए वाज वर्ब का प्रयोग होगा। आई के साथ में वाज किया और आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क का प्रयोग किया। ए क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख दिया? फिर बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, ही को हिम में बदल दिया। अब आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव। एक्वेशन को हमने सब्जेक्ट बनाया और वही वाज का प्रयोग किया हमने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया आस्क्ड। लेकिन अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हम सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और आस्क्ड अपने साथ में ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा, ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑफ मी बाय हिम। यदि निम्नलिखित वर्ब्स एक्टिव सेंटेंस में आ जाएं तो पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाते हैं, इनडायरेक्ट से नहीं बनाते। अब ये वर्ब्स हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यदि एक्टिव सेंटेंस में ये सारी वर्ब्स आ जाती हैं तो आपको पैसिव बनाते समय केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाना है। ये वर्ब्स हैं ब्रिंग, बाय, फाइंड, कॉल,
गेट, मेक। इनकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रिंग की ब्रोट, बाय की बोट, फाइंड की फाउंड, कॉल की कॉल्ड, गेट की गोट, मेक की मेड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाते समय इन सभी वर्ब के बाद में फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जिस तरह से हमने पिछले सेंटेंस में बात की, पिछले एग्जांपल में, कि सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी सेंटेंस को पेसिव में बदलते हैं। तो ये जो 6 वर्ब है, यहां पर ये 6 वर्ब अपने साथ में 4 प्रीपोजिशन लेती हैं, और ये वर्ब यदि आती हैं तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पेसिव बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ब्रोट मी ए साड़ी, यहां पर एक्टिव का सेंटेंस है, ही ब्रोट मी ए साड़ी। यहां पर मी भी ऑब्जेक्ट है और ए साड़ी भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ब्रोट वर्ब आ रही है, और हमने पढ़ा है कि यदि ये वर्ब आती हैं तो हम केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पेसिव बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहां है ए साड़ी, तो ए साड़ी से बनाएंगे ए साड़ी वाज ब्रोट फॉर मी बाय हिम, और ब्रोट के साथ में हमने फोर का प्रयोग किया है क्योंकि ब्रोट अपने साथ में 4 प्रीपोजिशन लेता है। इस सेंटेंस को यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं, आई वाज ब्रोट ए साड़ी बाय हिम, तो यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाया गया है। और यदि ये वर्ब आती हैं, ये 6 वर्ब आती हैं, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव नहीं बनाते हैं, वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही गोट मी ए जॉब, यहां पर भी ए जॉब वाज गोट फॉर मी बाय हिम, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाया है। ए जॉब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यदि हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई से बनाते हैं, आई वाज गोट ए जॉब बाय हिम, तो यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मॉडल वाले एक्टिव पेसिव वॉइस। यहां पर एक टेबल दी हुई है जिसमें एक्टिव और पेसिव दोनों दिए हुए हैं कि एक्टिव में आपको मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो पेसिव में आप मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि आपको एक्टिव में मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो आपको मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। मॉडल के बाद या मॉडल के साथ वर्ब में कभी एस या एस नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल है, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, यहां पर दिस क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने दिस क्वेश्चन को पहले लिखा। दिस क्वेश्चन कैन बी, यहां पर कैन मॉडल है, और इसके बाद में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऊपर टेबल में देख लीजिए, बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व बाय मी, अन्य सभी नियम वैसे के वैसे रहेंगे, यथावत रहेंगे। आई कुड हैव सोल्व दिस क्वेश्चन, यहां पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसलिए हम यहां पर कुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव में करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सोल्व्ड बाय मी। आई शैल हेल्प यू, यहां पर शैल भी एक क्या है, मॉडल का कार्य कर रहा है। आई शैल हेल्प यू, तो हम यहां पर बनाएंगे यू विल बी हेल्प बाय मी, यहां पर यू विल बी हेल्प बाय मी पेसिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मॉडल वाले सेंटेंस थे। मॉडल में आपको इतना ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि दी हुई है मॉडल के बाद, तो बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो मॉडल के बाद में हैव के बाद में बीन, फिर उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। वही नियम काम कर रहा है जो टेंस में कर रहा था, लेकिन यहां पर आपको केवल मॉडल दिया हुआ होगा, मॉडल के बाद में यदि हैव है तो बीन लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यहां भी हम सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब आता है टू इन्फिनेटिव वाले एक्टिव पेसिव सेंटेंस। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी सेंटेंस में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है। ऐसे सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, देखिए ऐसे सेंटेंस, एक टेबल दी हुई है आपको, मॉडल की तरह ही बनते हैं। यहां पर मॉडल की जगह टू मिलेगा आपको, बाकी सेम पैटर्न है, जैसे मॉडल का बनाया था वैसे ही इसका बनेगा। मॉडल की जगह यहां टू का प्रयोग किया गया है। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमको करना है। और यदि टू प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी,
तो आपको टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव टू डू इट। यहां पर हैव के बाद में टू डू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू का प्रयोग हो रहा है, ये इन्फिनेटिव है, इसलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, इट हमारा ऑब्जेक्ट है, इट हैज हैव दिया हुआ है तो इट के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, फिर टू के बाद में बी का प्रयोग करेंगे, टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। इट हैज टू बी डन बाय यू। दूसरा है, ही इज सपोज टू हैव डिस्कवर्ड अमेरिका। अब यहां पर देखिए टू हैव सपोज्ड वर्ब आ रही है, लेकिन उसके बाद में टू प्लस हैव, हैव यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हमारा नियम काम करता है कि टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा अमेरिका, इज सपोज्ड ऐसे कैसे लिखना है, टू प्लस उसके बाद में हैव भी लिखना है आपको, फिर उसके बाद बीन लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय हिम, ही का हिम बना देना है। अन्य सभी नियम यथावत रहेंगे, केवल जो टेंस वाला या मॉडल वाला या इन्फिनेटिव वाला जो रूल है ये ही आपको चेंज करना है, बाकी अन्य सभी बेसिक रूल यथावत रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पैसिव वॉइस के बेसिक नियम बताए, जिसमें हमने किस प्रकार से चेंजेज करते हैं वह सारी चीजें सीखी हैं, कि पैसिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस बनते हैं, नेगेटिव में नोट कहां लगाते हैं, मॉडल में पैसिव कैसे बनता है और टू इन्फिनेटिव में पैसिव कैसे बनता है। इस प्रकार से यह हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब पार्ट टू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट टू में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और लेट वाले वाक्य, और इस प्रकार से कुछ वेरियस यूजेज, कुछ अलग से नियम जो होते हैं, विशेष नियम होते हैं, वो भी हम पार्ट टू में पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो जरूर देखें, आगे आने वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। ये आपका बेसिक रूल था, अब आगे आने वाले एडवांस रूल होंगे, इसलिए आपको वो वीडियो जरूर देखना है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार के टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं उनका पूरा निचोड़ मैं आपको हर वीडियो में करवाता हूं, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मैं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको इस चैनल पर करवा रहा हूं, चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, या आरपीएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी या बैंक या राजस्थान पुलिस या रीट पटवार ग्राम सेवक, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश का कोई सिलेबस दिया हुआ है तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप इन बेसिक चीजों को, बेसिक टॉपिक्स को पढ़कर चलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।